हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू करेंगे। बड़ी तब कुछ ऐसे जवाबात हैं जो हमें इंतज़ार है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब उनके क्या जवाबात देते हैं। ख़ासकर कुछ दिन कबल जब हमने देखा कि साबिक़ चीफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब के कुछ ऐसे संगीन इल्ज़ामात सामने आए और उस पर फवाद साहब ने यह भी कहा कि वो उस पर केस में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे और डिफेमेशन केस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे इशूज़ हैं। पंजाब में मुसलसल शिकस्त पीटीआई का मुकद्दर बन रही है। क्या वहाँ पर पीपल्स पार्टी का कम बैक हो रहा है? टीएलपी पे बड़े संगीन इल्ज़ाम खुद फवाद चौधरी साहब ने लगाए थे, क्या वो उससे विदड्रॉ होंगे? ये चीज़ें और कुछ मज़ीद कुछ सवालात हम फवाद चौधरी साहब से जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें चौधरी साहब से, जस्टिस वजीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ चीज़ें जो मज़ीद हमें क्लैरिटी चाहिए वो हम ज़रा जस्टिस साहब से बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आपसे बेसिकली जानना ये है कि आपने 2 दिन कबल 3 दिन कबल एक प्रोग्राम में बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और वो इल्ज़ामात ऐसे इल्ज़ामात थे जो कि वज़ीर आज़म साहब की जो ज़ात है उसकी साख को, उनकी शोहरत को एक डैमेज है, वो उसके लिए ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो सर, ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं, हुकूमत ने कहा है कि हम इन पे डेफेमेशन केस करेंगे। आप डेफेमेशन केस के लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और क्या सबूत हैं आपके पास इस चीज़ की कि आप कोर्ट पे पेश कर सकें? देखें, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि डेफेमेशन का जो लॉ है वो आम कवानीन से ज़रा मुख्तलिफ है और लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ कदरे मुश्तरक भी हैं। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि अगर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा फाइल होता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च होती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर हुआ करता है, एक्यूज के ऊपर नहीं हुआ करता। तो मैं तो वहाँ एक्यूज पर्सन हूँगा, तो मुझे तो कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इनको साबित करने की ज़रूरत होगी कि जो मैंने बात की है वो झूठी की है और वो डेफेमेटरी है और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो फिर अंडर डिस्कशन ऐसे मुकदमात में आया करते हैं। ओके, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होगी। लेकिन अब इसके साथ ये बताएं चले, ये तो वो कानूनी पहलू हो गया कि अगर डेफेमेशन केस होता है तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उन्हीं के ऊपर होगा, यानी हुकूमत पे या इमरान खान साहब पर। लेकिन सर, उसके अलावा ये जो आपने ये बात की है, ये बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। तो ये आपने जो बात की है, ये सुनी सुनाई बात थी या वाकई आपके पास सबूत हैं, या आप इसको प्रूफ ना भी करें लेकिन आपके पास ऐसा सबूत है या आपका कोई सोर्स है जिसने आपको ये बात की है आपसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो बात की है इससे बहुत ज्यादा बातें लोग करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। और जहां तक के इस बात का ताल्लुक है कि मैंने किस बुनियाद के ऊपर ये बातें की हैं, तो ये तो एविडेंस के मामलात हैं। तो एविडेंस के मामलात को मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता पहले से। सर, वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रही हूँ, आप मुझसे मामला डिस्कस ना करें, लेकिन आपके पास हैं या नहीं है? मैं इसके बारे में बात ही नहीं कुछ कर सकता। उसकी वजह यह है कि आपको क्या हक पहुंचता है कि आप मेरी एविडेंस के बारे में मालूमात हासिल करें। नहीं सर, आप आई एम सॉरी सर, आप मुझे गलत ले रहे हैं। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। मैं जानना बेसिकली सिर्फ ये चाह रही हूँ कि चूंकि ये बात अब मीडिया पर आ गई है और बड़ी वो हो गई, तो आप जैसा शख्स जो खुद, जाहिर सी बात है, आप चीफ जस्टिस रह चुके हैं और कानूनदान है, इंतहाई काबिल, इंतहाई मोहतरम, तो आप सुनी सुनाई बात तो नहीं करेंगे। सिर्फ इस वजह से जानना चाह रही हूँ। बस आपने खुद ही कह दिया कि मेरे लेवल का आदमी जो थोड़ी बहुत कानून की शुद्धबुक भी रखता है, बिला वजह और बेस्टेस बात तो नहीं करेगा ना। सर, बिला वजह नहीं करेंगे, सिर्फ तस्दीक चाह रही थी कि आपके पास सबूत हैं कि वो 50 लाख या 30 लाख लेते थे। मैं क्यों अपना सबूत आपसे डिस्कस करूंगा? मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि कोई शख्स मुकदमा शुरू होने से पहले अपने सबूत डिस्कस करता है कभी, और वो भी मीडिया में डिस्कस करता है, कभी हुआ ऐसे? ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली थोड़ी सी सर, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, हमें सिर्फ ये क्लैरिटी दें जिसको आपने शायद वजाहत की है लेकिन एक दफ़ा और, कि अगर
हुकूमत वक्त या इमरान खान साहब खुद, जैसा कि आप कहते हैं कि उनके खिलाफ बात की तो वो खुद जाएं, और अगर वो अदालत में चले जाते हैं तो आप जो हैं वो अदालत में जाएंगे, जाहिर सी बात है आप पे आप एक्यूज्ड होंगे, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वजीर आजम पर यानी इमरान खान साहब पर होगा, आप उससे मुबर्रा होंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल, क्योंकि बुनियादी बात जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो ये हुआ करती है कि एक्यूज पर्सन को कुछ भी साबित करना नहीं होता, और सब कुछ साबित करना जो है वो प्रोसिक्यूशन का काम होता है। और एक्यूज अगर सिर्फ डाउट क्रिएट करने में कामयाब हो जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिलता है और प्रोसिक्यूशन स्कटल हो जाती है। ठीक है सर, आखिरी सवाल, जहांगीर तरीन साहब ने खुद तरदीद कर दी आपकी बात से, और आपको पता है कि ज़ाहिर वो तरदीद आगे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो वो तरदीद कर चुके, आप खुद भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मामला अदालत तक जाता है, जहांगीर तरीन साहब भी आ जाते हैं, वो वहाँ पर भी तरदीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर इस तमाम तर केस की और इन इल्ज़ामात की कानूनी हैसियत फिर क्या होगी? वो तो दे दिया है, वो तो उन्होंने दे दिया है, वो तो ट्विटर के ऊपर पहले ही आ गए हैं, और वो बात कोई गैर मुतवक्का नहीं थी, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड बात थी। अब जब जहांगीर तरीन साहब एविडेंस के लिए आएंगे और विटनेस बॉक्स में दाखिल होंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन, तो मैं एक्यूज जरूर हूँ लेकिन थोड़ा बहुत कानून जानता हूँ, क्रॉस एग्जामिन मैं उन्हें करूँगा और मैं एस्टेब्लिश करूँगा कि इनकी बात जो है वो कहाँ तक सदाकत पर मुबनी हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके सर, आपकी बात से मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जहांगीर तरीन साहब आ जाते हैं और ये वो फिर आप उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, यानी आप उनको वहाँ पर ये गलत साबित करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब ने जो सफाई पेश की है, यानी या जो तरदीद की है वो उन्होंने झूठ बोला है या गलत की है, और फिर मैं ये भी साबित करूंगा कि इनकी बातों की क्रेडिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इनका पिछला किरदार क्या रहा है, वो सारी चीजें मैं एस्टेब्लिश करूंगा कि इनकी बातें जो हैं वो पिछली बातें भी देखने की जरूरत है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये क्रेडिबल बात हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है सर, लेकिन एक चीज़ है, मैं फिर जो हुकूमत का केस है वो एक, या ओवरऑल हमें लाख इख्तिलाफात सही, इकॉनमी इशूज़ को लेके, गवर्नेंस के मामलात को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ को लेकर, लेकिन एक चीज़ जो खान साहब के साथ एसोसिएटेड है उनकी पर्सनालिटी के साथ कि बंदा ईमानदार है, आप उसको भी नहीं मानते? मैंने चैलेंज किया ना, मैंने ये बता दिया कि जो आदमी, जिस आदमी के घर का खर्च दूसरे चला रहे हैं और जो दीगर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कही नहीं है, और जो मामला जब बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, तो उसको आप जानदार कैसे कह सकते हैं? सर मेरा कहने की तो बात नहीं है, मैं तो एक जनरल इंप्रेशन की बात कर रही थी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो डेफिनेटली अदालतों में साबित होना बाकी है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि यही वो अदालतें हैं जिन्होंने खान साहब को एक केस में सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। सादिक और अमीन का क़यामत डिक्लेयर किया था क्या? अभी तो क़यामत में बहुत वक्त बाकी है ना। वो जब भी डिक्लेयर किया था वो डिक्लेयर किया था। अब उसके बाद की सूरत हाल क्या सामने आ रही है उसकी बुनियाद पर फैसला होगा ना। कोई क़यामत तो डिक्लेरेशन नहीं हुई वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो कहा है कि ये सारी चीज़ें आप पेश करेंगे, आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे, मज़ीद बहुत सारी बातें भी करेंगे, तो वो सब चीज़ें करने के लिए अभी आपको इंतज़ार है कि पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो डेफेमेशन का केस करें और फिर आप वहाँ पर जाके ये तमाम चीज़ें कहें, या मुझे क्या इंतज़ार करने की ज़रूरत है? मैंने क्यों इंतज़ार करना है? जिसने केस दाखिल करना है वो दाखिल करे, और मैं कोई सेक्रेट काऊ तो नहीं हूँ, मैं कोई प्रोटेक्टेड तो नहीं हूँ। अगर केस दाखिल होगा तो मैं उसको डिफेंड करूंगा। उस तरीके से तो नहीं है ना सरकार की सूरत हाल कि उनके वुज़रा ने ये बयान देना शुरू कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अदालतों को सही रखें, क्योंकि अदालतों में ये होता है, फलां होता है, इमरान खान केस दाखिल करने लगे हैं। मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं डिफेंड करूंगा। और मुझे इंतजार करने की क्या जरूरत है? इंतजार तो वो करें जिन्होंने मुकदमा दाखिल करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपके टाइम का
हमसे गुफ्तगू करने का। मुख्तसर यही कि चीफ जस्टिस साबिक जस्टिस वजीउद्दीन साहब ये कहते हैं कि जी मुझे कोई इंतज़ार नहीं है, हाँ अलबत्ता वो तैयार ज़रूर है अपने आप को डिफेंड करने को कि अगर के हुकूमत वक्त या फिर ख़ुद इमरान खान साहब डेफेमेशन केस करते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम डायरेक्टली उनकी ज़ात पर लगे, तो अगर कोई केस करेंगे तो भी उन्हीं को करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि वो केस करने के मूड में है या नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं। यही तमाम बातें जो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने हमसे की हैं, इन तमाम बातों के जवाब जानेंगे फवाद चौधरी साहब से एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, मैं जस्टिस वजीउद्दीन साहब से गुफ्तगू भी हुई थी और हम सुन भी रहे थे। मैं तो मुख्तसर सा इस पर बात करके आगे जाना चाहती हूँ। बड़े कोर इशूज़ हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आपने कहा कि आप उन पर केस करेंगे, डेफेमेशन का केस करेंगे, तो अव्वल तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि आप नहीं करेंगे, अगर करना होगा तो वज़ीर आज़म साहब खुद करेंगे। वो केस को डिफेंड करने के लिए तो तैयार हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब केस करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, वो इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, बल्कि आज उसको जो पेमरा है उनको तो आज दरख्वास्त मौसूल हो गई है पीटीआई की तरफ से। तो अब ये जो इसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, क्रिमिनल केस जो है उसके ऊपर भी जो है वो नॉमिनेशंस कर दी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी फाइल हो जाएगा। सर, मैं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा इस पे मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि जस्टिस साहब ने भी इस पे बात की थी। लेकिन पेमरा को क्या इंस्ट्रक्शन दे दिए आप लोगों ने, क्या रिक्वेस्ट दे दी है? पेमरा को एप्लीकेशन आई है कि किस तरह से एक जो है ये एक इस्तेमाल किया गया है टेलीविजन्स को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक इस तरह के बेसरोपा इल्ज़ामात के ऊपर, और उसको काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है उसको इस पर मूव करना चाहिए। सर, लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं ये किसी चैनल के लगाए हुए तो नहीं है? चैनल पे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके अपने पार्टी के रहनुमा भी थे, प्लस आपके तो सदर के उम्मीदवार भी थे आपकी पार्टी के, उन्होंने लाइव गुफ्तगू में ये बात की है, तो चैनल पे कैसे आता है ये? जो चैनल्स जिन्होंने बगैर तहकीकात के इन इल्ज़ामात के ऊपर कैंपेन्स बनाई हैं, वो पेमरा कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और आपने देखा है कि इसी तरह से कुछ चैनल्स को यूके में जो फाइन्स हुए हैं, बड़े भारी फाइन्स देने पड़े हैं, वो एक बेसरोपा इल्ज़ामात को आगे उनका एक मीन्स बनने के लिए, ज़रिया बनने के ऊपर हुए हैं। हमारे यहाँ यही हो रहा है कि जो कुछ चैनल्स जो हैं वो ऐसे बेसरोपा इल्ज़ामात को जानबूझ के पहले लगाते हैं, फिर उनके ऊपर कैंपेन्स बनाते हैं और आखिर में कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो फलान ने नहीं कर दिया था। सर, लेकिन इल्ज़ामात, सर इल्ज़ाम किसी चैनल ने नहीं लगाया। मैं नादिया, अगर मैं अभी बैठ जाऊं और आपके ऊपर बैठ के इस चैनल के ऊपर आपके ऊपर जो है वो बेसरोपा इल्ज़ामात लगाऊं, उसके बाद आप जो है आपके खिलाफ उसके बाद मैं कैंपेन बनाऊंगा, तो आपका हक है कि आप मुझे रोकेंगी। और यही पेमरा कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कैंपेन बनाने वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि किसी चैनल ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ, चैनल पे आकर अगर कोई लाइव कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी चैनल पे कैसे आती है? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जब पेंडोरा पेपर्स वाला वाक़या हुआ 3 अक्टूबर को, तो आपने बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे प्रोग्राम में आके कहा कि जुनेद सफदर के भी ऑफशोर कंपनीज हैं, और मैंने फिर आपसे पूछा कि आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं? आपने कहा जी बिल्कुल, उनकी भी कंपनीज हैं। तो सर ये बात तो फिर आपके ऊपर भी आती है, मतलब ये तो होता है चैनल, आपने भी माजरत नहीं की, माजरत के साथ नहीं। आप जरा दोबारा देख लें, आप जरा दोबारा चला के देखें। और मैंने आपको कहा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स जिन चैनल्स ने चलाई हैं, यकीनन उनको माफी भी मांगनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। और यकीनी तौर के ऊपर मैं याद दिलाने के लिए, अगर आप बुरा ना माने तो वो क्लिप चला दूं? आप चलाएं, बिल्कुल चलाएं जरा वो क्लिप जिसमें फवाद चौधरी साहब को भी नहीं पता कि मीडिया रिपोर्ट्स एग्जैक्टली वर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। मैं भी सुन लेती हूँ, सुनाइएगा जरा। जिस तरह से पैनामा में एक दफा फिर शरीफ फैमिली की और चीजें आई,
अब उसके बाद मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, उनके दामाद के नाम ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। पता नहीं इस खानदान को कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा जीने के लिए जरूरी होता है। क्या आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जुनैद सफदर जो कि मरियम नवाज साहिबा के बेटे हैं, उनकी भी 5 ऑफशोर कंपनीज निकली हैं? जी बिल्कुल, यही जो इतलात हैं। जी, मीडिया रिपोर्ट्स कई वर्ड यूज नहीं किया फवाद चौधरी साहब आपने। नहीं, यही मैंने यही कह रहा हूँ कि यही इतलात है, मीडिया रिपोर्ट्स ही है ना। और दामाद निकल भी हैं। नहीं सर, इतलात तो आपकी अपनी जाती भी होगी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो इतलात है मीडिया रिपोर्ट्स आई थी और उसी के ऊपर जो है वो बेस थी। और दूसरा जो दामाद वाला पार्ट है वो तो है ही सही, और उसके ऊपर तो निकल भी है सारी की सारी। वो तो दामाद के ऊपर वो तो अभी सही है। नहीं, आप आधी बात चले, ठीक है, चले देखिए ना, दोनों बात नहीं आप पहले बात नहीं पहले पता माजरत तो कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलत फहमी हो गई थी, ताकि फिर आगे चले आप। हाँ सर, माजरत आप करें, आपने जुनैद सफदर के नाम की ऑफशोर कंपनीज का ऐलान कर दिया था लाइव शो में। अच्छा चले, इस पे हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, आगे बढ़ जाएं। यार बंदा नहीं, देखो खुले दिल के साथ माजरत तो कर लो कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैंने आपको कह दिया। सर मुझे नहीं, आपको हुई थी। जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनीज। हंसना काफी नहीं है वैसे। अच्छा चले, लेकिन आपको कहना चाहिए कि मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे गलतफहमी होगी, बट एनीवे मैं किस चीज की माजरत करूं? अच्छा चले, मेरी बात सुने सर जी, मेरी बात सुने। अच्छा चले आगे बढ़ते, चले आगे बढ़ते। अब ये है कि आप लोग पैमरा को तो आपकी पीटीआई ने रिक्वेस्ट दे दी है कि जी आप वो कार्रवाई करें, जो भी है। अदालत में केस करेंगे इमरान खान साहब डेफेमेशन का साबिक जस्टिस वजीउद्दीन साहब के खिलाफ? कर रहे हैं, अदालत में भी कर रहे हैं, और उस सिलसिले में भी जो वकील हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। ओके सर, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? क्योंकि जस्टिस साहब तो कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज पे नहीं होता, आप पर होगा, प्रोसिक्यूटर। जस्टिस साहब की रौनक लग गई है, 2 दिन 48 घंटे उन्हें यही चाहिए था बस कि वो बेचारे मीडिया के ऊपर जो थे उनका कोई नाम असगार ही नहीं, कोई जानता नहीं था, तो उन्होंने 1-2 दिन रौनक लगा लिया। बर्डन ऑफ प्रूफ तो जाहिर है जो इल्जाम लगाते हैं उसी के ऊपर होता है, उसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी राय है। बहरहाल उन्होंने किया है, अब इंशाल्लाह अदालत आएगी, पता कर लेंगे किसने क्या किया। अब चौधरी साहब, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? आप खुद एक कानून वकील हैं। जाहिर है जो इल्जाम लगाता है बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी पे होता है। सर क्या हो गया, बनामा पेपर्स आते हैं, नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, अभी के वज़ीर आज़म, पहले के इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इल्ज़ाम लग गया है। अब नवाज शरीफ साहब से मांगा जाता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है, वो अपनी मनी ट्रेल लेकर आए। अच्छा नादिया, वैसे मैं आपको इसके सवाल के ऊपर आपको माशाल्लाह ही कहूँगा, मैं और क्या कह सकता हूँ। देखिए मसला ये होता है, इसका मतलब ये है कि आपको तो फिर बड़ी बेसिक चीज़ जो है वो समझानी पड़ेगी ना। जो पैनामा पेपर्स जो थे उसमें क्या था, एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। उस स्कैंडल में ये कहा गया कि जहां और बहुत सारे लोगों की इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज हैं इलीगल मींस की बनाई हुई, उसी तरह से नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज हैं। नवाज शरीफ का जो पहला पार्ट था प्रॉपर्टीज वाला, वो साबित हो गया कि वो जो कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज हमारी नहीं है, उन्होंने मान लिया कि वो प्रॉपर्टीज उनकी हैं। जब आपने मान लिया कि प्रॉपर्टीज मेरी हैं, तो सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस का शिफ्ट कर देता है बर्डन ऑफ प्रूफ और कहता है कि अब आप बताएं कि आपके पास मींस कहाँ थे ये प्रॉपर्टीज लेने के। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो पहला पार्ट होता है जब तक साबित ना हो कि वो प्रॉपर्टीज आपकी हैं। सेकंड पार्ट के आपने मींस बताने हैं, वो फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो वजीउद्दीन साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं, अब उन्हीं के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, इमरान खान साहब पे नहीं है। आप माहिर कानून होने की हैसियत से ये बात कर रहे हैं। काम लगाएगा उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, स्पेशली जब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का रेफरेंस दिया, उनकी जो है वो स्टेटमेंट भी आ गई, उनका ट्वीट भी आ गया। उसके बाद उनको तो मेरे ख्याल में तो उनको सीधी सीधी माफी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि वो एक बेसरोपा बातें करी जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान में रवाज है, इनका यही ख्याल होता है कि कौन सा केस से कुछ हो जाना है। आज देखें 11 साल के बाद ऐसे रवाज है पाकिस्तान में। ये जो एक और झूठा है ख्वाजा आसिफ, जिसने शौकत खानम के ऊपर इल्जाम लगाए थे, उसका 12 साल के बाद आज जो है वो केस हेयरिंग हुई है, अभी तक केस जो है वो चल रहा है। तो ये पाकिस्तान में अदालतों को, जो मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो हैं, उनको इस पे सोचना चाहिए
कि जो डिग्निटी ऑफ द मैन है उसको रिस्पेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना अदालतों की जिम्मेदारी है, और तासुर यही है कि यहाँ पे केसेस से कुछ नहीं होता। जी नज़ीर, हम बात कर रहे हैं चौधरी फवाद साहब से, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सिर्फ बताएगा कि जहांगीर तरीन साहब ने तरदीद तो कर दी है, आपके बड़े अच्छे मरासिम भी है, अगर ये केस हो जाता है तो क्या वह मुकदमात को या आपको डिफेंड करने या इस तरदीद को वहाँ पर भी करने के लिए अदालत में हाजिर होंगे? ये केस होता है, फिर देखते हैं ना कि कैसे लॉयर अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएगा, ज़रूरत भी होगी नहीं होगी, ये तो फिर एक लीगल स्ट्रेटजी की बात है। नहीं, अगर उन्होंने ट्विटर पे तरदीद किया तो फिर तो उनको अदालत में भी जाके भी सामना करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मैं खुद इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा जहांगीर तरीन साहब का, अगर वो अदालत आते हैं तो पहुंचा देंगे। बट जिस तरह मैंने कहा कि ये तो जाहिर है कि कानूनी हिकमत अमली का फिर आगे एक मामला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर, वज़ीर आज़म साहब हमेशा कौम को बताते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं वो देख कर लगता है, कम अज़ कम अगर मैं पंजाब की हद तक बात करूं, कि पीटीआई के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। ऐसा ही है कि आप कह रही हैं जो खानेवाल का इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से आप कह रही हैं? सर, आप खानेवाल का इलेक्शन आ रहे हैं, आप उससे पहले सारे इलेक्शन आ रहे हैं, आप लाहौर का इलेक्शन आ रहे हैं, फिर आपकी जो गवर्नेंस है, फिर आपके पास जो वसीम अकरम प्लस है, तो सर लाहौर का NA 133 सर, नहीं वो तो हम लड़ी नहीं ना इलेक्शन, NA 133 में तो हम इलेक्शन लड़ी तो नहीं। वो तो लेकिन हाँ चलो कोई नहीं, कभी अपना कोई गलती हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि इशू ये है कि आप मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि जो लोग ये बात करते हैं कि उनको पीटीआई का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कि उनका मतलब जिसके पास भी थोड़ी सी बेसिक अकल है सियासी, वो सिंपल बात है, 1150 सीटों के ऊपर पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, 1150 1200 के ऊपर। पीटीआई के अलावा कोई पार्टी और इमरान खान के अलावा कोई लीडर ही नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े। बाकी तो बोने हैं, छोटे छोटे बोने हैं, कोई सेंट्रल पंजाब की 4 डिवीजनों में है, कोई सिंध की इंटीरियर सिंध में है, इसके बाहर तो उनकी कैपेसिटी नहीं है अपने बंदे खड़े करने के भी। जेयूआई 60-70 सीटों पर टोटल इलेक्शन लड़ती है इस वक्त। तो जो पाकिस्तान का एक इलेक्शन सीन है उसमें पीटीआई की जो डेप्थ है, इमरान खान का जो इस वक्त कद है, उस कद का तो कोई लीडर नहीं है। एक वक्त में जब हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी तो कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, लेकिन उसके बाद तो जो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है, उसके बाद एक उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बना दिया, और ये डेप्थ जो है वो किसी और को अवेलेबल नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का इलेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम इस वक्त को इलेक्शन पीटीआई के मुकाबले में लड़ने की अहलियत भी रखता। सर, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी, बेसिकली जो NA 133 का भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया, मुझे पता है जमशेद चीमा साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे इलेक्शन कमीशन से, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कम बैक हमने देखा। पीपल्स पार्टी ने, जो कि पहले जनरल इलेक्शन में 5000 थे, फिर उन्होंने 32,000 लिए। इसी तरह से खानेवाल में भी वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही है और वो तीसरे नंबर पर आई है। तो सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का तो कमबैक हो रहा है पंजाब में, तो क्योंकि एक आम इंप्रेशन ये था कि जो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक था वो पीटीआई की तरफ शिफ्ट हुआ था, PMLN का वोट बैंक इंटैक्ट था और इंटैक्ट है, तो पीटीआई पीपल्स पार्टी के कमबैक से भी आपको कोई परेशानी नहीं है? पहली बात तो यह है कि अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव होती है, PMLN KP और सिंध में रिवाइव होती है, तो ये तो एक मुस्बत चीज़ है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हमें कौमी लेवल की पार्टीज चाहिए, कौमी सतह की कौमी सियासत करने वाली पार्टीज चाहिए। हमें कोई एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज या रीजनल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टीज तो नहीं चाहिए। और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जब बिलावल भुट्टो इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो वो दोबारा वहाँ पे लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो वहाँ पे जाएंगे तो वो वफाक की सियासत करेंगे। जिस तरह मुराद अली शाह ने, आपने देखा कि पिछले दिनों असम्बली में खड़े होकर जिस किस्म की तकरीर की पाकिस्तान और फिर जो पाकिस्तान की, इस तरह की बातें जब एक चीफ मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप करती है
तो आप समझती हैं कि वो पंजाब में या बाकी पाकिस्तान में कामयाब हो सकते हैं? आंसर इज़ नो। सो इसी तरह से अगर नवाज शरीफ जीटी रोड पे जाते हैं और वो फ़ौज के ऊपर अपना तमाम गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इन्होंने रियलाइज़ किया है और वो समझते हैं कि ये जो उन्होंने किया था दुरुस्त नहीं है, तो मेरे ख़्याल में तो ये अच्छी बात है और हमें तो खुशी होगी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है, वो अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको छोड़ें और एक कौमी सियासत करें। ठीक है, लेकिन सर मुझे बताएं कि ये पीपल्स पार्टी को जो जनरल इलेक्शन में 5,000 का वोट पड़ता है, बाई इलेक्शन में 32,000 वोट पड़ता है, ये कौन सा वोटर था जिसने अचानक से उठा और जाग के उसने जाके पीटीआई पीपल्स पार्टी को वोट कर दिया? है कि हॉर्स ट्रेडिंग के काफ़ी इल्ज़ामात आए हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर और बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्चा गया है। बट नॉट विद स्टैंडिंग उसके मेरा नहीं ख्याल कि एक आध बाई इलेक्शन से पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव हो सकती है। पीपल्स पार्टी को जिस मेहनत से जरदारी साहब ने डबोया है, स्पेशली पंजाब में और फिर अर्बन पाकिस्तान में, उसको उस गड़े से निकालने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। और अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो कुछ इस किस्म की मेच्योरिटी दिखा नहीं सकी। अब आप खुद देखिए जो कराची के साथ एक बिल्कुल सामने सामने एक मुआंदाना सलूक किया जाता है, कराची के लोगों को महरूम रखा जाता है क्योंकि जी हमें वहां से वोट नहीं मिलने। जब आपकी सोच इतनी छोटी हो तो आप बड़ी सियासत कैसे करेंगे? सो जहां पे मैं पहले कह रहा हूँ आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो रीजन से निकल के बड़ी पार्टी बने। ऑन द अदर हैंड मुझे काफ़ी डाउट है कि आप एक आध इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर उनका समझें कि उनका कद बड़ा हो गया। अच्छा सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात की कि वो उनके जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। उस पर जाने से कबल, चूँकि आपने कराची की बात की तो मुझे एमक्यूएम याद आ गई। एमक्यूएम आपके इत्तेहादी है, अब तक तो सब सही सही चल रहा है, लेकिन कल मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा हमने पीटीआई का जितना बोझ उठाना था उठा लिया, जो महंगाई है उसमें एमक्यूएम का कुछ लेना देना नहीं है। कौन सा बोझ उठाया उन्होंने आपका? क्या बोझ उठाया, लेकिन जो एमकेएम है वो कैबिनेट के दो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज जो हैं उसको वो होल्ड करती है, लॉ मिनिस्ट्री को भी और उसके साथ आईटी को भी। और आज महंगाई अगर है तो अगर आईटी मिनिस्ट्री की जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी हो कि एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी बढ़ जाए कि हमें इंपोर्ट्स अपनी कम करनी पड़े, आईटी मिनिस्ट्री का पास बहुत बड़ा बोझ है। और मेरे ख्याल में एमकेएम इस बोझ को उठाए और अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान की मईशत को पलट के रख दे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अमीनुल हक साहब जो कि वज़ीर है फॉर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। खालिद मकबूल सदीकी साहब का आप बता रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि वो शायद मुतमईन नहीं आईटी है। मिनिस्ट्री तो तो उनके खालिद दो मकबूल वजीर हैं। सिद्दीकी सर आप नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो पार्टी चेयरमैन है ना, उन्होंने कहा कि पीटीआई का बोझ हमने जितना उठाना था उठा लिया, अब और नहीं। लेकिन आईटी मिनिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, वो मिनिस्टर तो अमीनुल हक साहब है। कैबिनेट की दो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज एमकेएम के पास हैं और शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा उनका बयान, अदरवाइज तो ज़ाहिर है इस तरह की तुक नहीं बनती। बोझ क्या, वो तो इस हुकूमत में शामिल हैं और हर फैसले में वो लोग खुद शामिल हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि वो शामिल नहीं। नज़ीर एक और मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब हमारे प्रोग्राम में यहीं पर बैठ के कहा कि जी हमारे अगले जो उम्मीदवार होंगे फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप विल बी शहबाज शरीफ साहब, तो एक इम्प्रेशन जनरेट हुआ और एक नई डिबेट उससे शुरू हुई कि जी शायद इनकी कहीं डील हो गई है। आप किस तरह से लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस स्टेटमेंट को? उस प्रोग्राम में बड़ा इम्पोर्टेंट आपने ये स्टेटमेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आपके प्रोग्राम में आया और उससे आपको अंदाज़ा हो गया कि पीएमएलएन के अंदर कितनी बड़ी तफरीक है। और आपने देखा कि किस तरह से जो शाहिद खाकान अब्बासी का बयान था उसको मुस्तरद किया जुबैर साहब ने, जो मरियम नवाज के करीब है। सो जो शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की जो आपसी एक टसल है
और दोनों ग्रुप्स के अंदर जो टसल है वो बिल्कुल सामने आ गई। और इसीलिए सबसे पहले देखिए, नून लीग पाकिस्तान की क़यादत की बात तो तब करेगी जब वो अपनी क़यादत की जो मामला है उसको वो रिजॉल्व कर लेगी। फिलहाल तो उनसे वही मामला नहीं संभल रहा, तो वो आगे कैसे जो है वो मामला चला सकते हैं, आगे कैसे मामला बढ़ा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन का ये हाँ। मामला इतना सादा है। और आपने जो ये स्टेटमेंट खाकान नवाज साहब का आया, उससे तो मुस्लिम लीग की नून के अंदर की जो सियासत है, उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आपके सामने मजीद उभर के आई। सर वैसे जुबैर उमर साहब तो ये कहते हुए पाए गए थे कि जी उनके इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये फैसला हो गया है, किसी भी लेवल पर हो गया है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मोस्ट सीनियर हैं आफ्टर शहबाज शरीफ साहब, तो क्या आपको लगता है कि ये किसी बयानिए की जीत है? क्योंकि एक मुख्तलिफ बयानिया था ना, एक बयानिया था मज़ामत का, एक बयानिया था मफामत का। क्या ये मफामत के बयानिए की जीत है? और फिर वही जो इम्प्रेशन है कि चूंकि मफामत की बयानी की जीत है, तो फिर तो इसका मतलब है कि कोई डील का नतीजा भी हो सकती है। शरीफ इस केस से जो फाइल हुआ है, आज उनके खिलाफ चालान फाइल हुआ है, निकलेंगे तो सियासत करेंगे। फिलहाल तो ये केस जिस तरीके का है, जो आपने भी उसको पता नहीं एग्जामिन किया या नहीं किया, जिस किस्म का ये वाटर टाइट केस है कि 18 लोगों को यूज किया गया 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और ये तमाम की तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इनमें कोई ओरल ट्रांजैक्शन तो है नहीं। तो वाहिद सूरत वो जो यही है कि मामूली अदालत तनख्वाहदार ने लोग थे, उनकी अरबों की ट्रांजेक्शन हुई है। सही है, ऐसे ही है ना, अरबों के रुपए की। उनके बेसिकली बैंक अकाउंट से। क्या किया गया कि एक शहबाज शरीफ साहब का जो 18 मुख्तलिफ लोग थे, जिनमें एक आदमी तो औरंगजेब, जिसकी डेथ हो गई और उसके बाद 3 साल उसका अकाउंट चलता रहा, उन अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन हुई। और वो सारा पैसा जो था वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में जा रहा था, और उन्हीं के नाम से टीटीज जो हैं वो हो रही थी। जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ के अकाउंट में ठीक है। फर्क एक सिर्फ ये है कि जरदारी साहब के जो अकाउंट्स हैं 5,000, उनमें डायरेक्ट वो पैसे नहीं निकलवा रहे थे। शहबाज शरीफ के अकाउंट में ये है कि ये खुद ही पैसे डलवा रहे थे और खुद ही निकाल रहे थे। तो इनकी बड़ी डायरेक्ट लिंकेज है। तो मेरा नहीं ख्याल इस केस में शहबाज शरीफ सजा से बच सकेंगे। चले ठीक है। अब मुझे ये बताएगा फवाद साहब, हमारे पास लास्ट में ख्याल 1-2 मिनट है। तहरीक लब्बैक जो अभी इलेक्शन होते हैं उसमें वो चौथे नंबर पर भी आती है। ये वो पार्टी है, अब तो हम उसको आराम से पार्टी कह सकते हैं क्योंकि अब तो वो कलअदम भी नहीं है। खैर कलअदम आप लोगों ने की भी नहीं थी, लेकिन सर आप भी अपने इल्ज़ामात से विदड्रॉ होते हैं या आप अपने इल्ज़ामात पे कायम हैं कि वो उनकी भारतीय फंडिंग होती है उस पार्टी के लिए और वो एक मुल्क दुश्मन पार्टी है? फंडिंग की बात जो है वो मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा था कि जो टीएलपी के खिलाफ जब कराची में ऑपरेशन हो रहा था, तो 3.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट चंद घंटों में भारतीय शहरों से की गई थी टीएलपी के लिए। और वो जब मैंने बात की थी, वो मैंने वैसी बात नहीं की थी। मैंने तमाम जो भारतीय अकाउंट्स हैं और जो लिंकेजेस हैं वो भी हमने शाया किए थे, और वो भी अभी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान से जो प्रोपेगेंडा था टीएलपी का, उसको सपोर्ट किया गया। और यानी आप इसके ये कह रहे हैं ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय फंडिंग हो रही थी उस जमात को, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपने कुछ नहीं कहा। मैंने फंडिंग की बात नहीं की है, मैंने सोशल मीडिया सपोर्ट की बात की है। सोशल मीडिया सपोर्ट उनको भारत ठीक से है, बहरहाल बहुत ज्यादा हासिल रही है। तो ये भी आपकी नज़र में खुशाइंद है कि वो भी एक सियासी जमात के तौर पे उभरे और सियासी धारे का हिस्सा बने मुल्क की? नहीं है। कैसे आप एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, एक इंतहा पसंद नजरियात रखने वाली पार्टी, जो जिनका नारा ही हो कि कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो, वो मेन स्ट्रीम कर सकते हैं? ऐसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज को तो आप मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती, ना ही उनको किया जा सकता है, ना ही उनको किया जाना चाहिए। और हुकूमत का फैसला, वफाकी काबीना का जो फैसला है, जिसमें उन्होंने इनको इससे हटाया, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला जिसमें उनको रजिस्टर किया, दोनों मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को एक तो इनकी फंडिंग रिसोर्सेज को देखना चाहिए। जहां इलेक्शन कमीशन पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स को देख रहे हैं, वो थोड़ी हिम्मत करें और इन पार्टीज के अकाउंट्स को भी देखें कि आखिर ये इतने बड़ी पार्टी चला कैसे रहे हैं, इनके अकाउंटिंग फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इनको कौन पैसे दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे और आपके सामने आनी चाहिए।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, गुफ्तगू वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद साहब से। प्रोग्राम से दीजिए नातिक मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।